ही साथ दो वेव यदि पहुंच रहे हो तो कुछ पॉइंट्स पे एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट बढ़ जाता है, कुछ पॉइंट पे एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट कम हो जाता है। तो जिन जिन पॉइंट्स पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है उन्हें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले पॉइंट कहते हैं। यदि लाइट का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होता है तो उन पॉइंट्स पे लाइट की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। यदि साउंड का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो उन पॉइंट्स पे साउंड की लाउडनेस बढ़ जाएगी, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि इंटेंसिटी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग इंटरफेरेंस जब भी कहेंगे तो इंटरफेरेंस कह करके हमारे सामने आएगा कि स्पेस में दो वेव का इकट्ठा होना। इंटरफेरेंस और उनके दो स्पेशल कैटेगरी में हम काम करने वाले हैं। एक जिनके लिए हम टर्म यूज करेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरा जिसके लिए टर्म यूज करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि स्पेस के हर एक पॉइंट पे या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, नहीं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। इसका कारण ये है, कुछ खास कंडीशन होने पर हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा और कुछ खास कंडीशन होने पर हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम मिलेगा। इन जनरल भी इंटरफेरेंस हो सकते हैं स्पेस में जहां रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ना तो मैक्सिमम हो ना मिनिमम हो, बीच का कोई वैल्यू। अब हम लोग जब इंटरफेरेंस कहते हैं तो याद आया y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, और उससे ये याद आया कि जो इंटरफेरेंस की हम बात कर रहे होंगे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा वो होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर ट्वाइस a1 a2 cos फाई। गौर करिए कि यदि दो वेव ऐसे सुपर इम्पोज हुए तो दोनों में फेज डिफरेंस है 0, मतलब ये दो वेव दोनों ही क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं धागे के मॉलिक्यूलों को, अप चलो अप चलो, तो एक ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। और जब हम कहते हैं कि ये एक वेव ऐसे और दूसरा वेव ऐसे, एक अप जाने का इंस्ट्रक्शन दे रहा है और दूसरा डाउन जाने का इंस्ट्रक्शन दे रहा है,
तो ऐसे केस में हम फाई के बारे में कहते हैं कि ये जो दो वेव इकट्ठा हो रहा है ये अपोजिट फेज वाले, अपोजिट फेज वाले हैं का मतलब है एक कह रहा है अप चलो डिस्प्लेस होने के लिए और दूसरा कह रहा है डाउन, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो हो जाता है वो A1 माइनस A2। तो ये सेम फेज और ये अपोजिट फेज को फील करो। सेम फेज मतलब एक डायरेक्शन में डिस्प्लेस होने का इंस्ट्रक्शन, और अपोजिट फेज का मतलब एक यदि कहता है ईस्ट की तरफ चलो तो दूसरा है वेस्ट की तरफ चलो। तो हम लोग फेज वर्ड का ध्यान रखें। फेज जब हम एसएचएम की बात करते थे, सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते थे, तो कहते थे आर्गुमेंट ऑफ साइन फंक्शन इज फेज। जैसे लिखते थे एक्स वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ओमेगा टी प्लस फाइव को कहते थे फेज, फाइव को कहते थे इनिशियल फेज टी जीरो कर देने पर। और यहाँ पर जो फाइव है, ये जो y1 और y2 है ना, तो वेव उनको सुपर इम्पोज करवाना है, तब इंटरफेरेंस वर्ड आया। तो उन वेव के टेंडेंसी कैसी है, वो मॉलिक्यूल को जो डिस्प्लेस कर रहे हैं उसका नेचर कैसा है, उनका उनके उनके जो फेज है, उनका जो y1 और y2 का उनका डिफरेंस है ये फाइव। यदि y1 है a sin ओमेगा टी तो y2 है a sin ओमेगा टी प्लस फाइव, तो दोनों का फेज का डिफरेंस है फाइव किसी भी टाइम। जीरो होने का मीनिंग है एक ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस होने का टेंडेंसी। तो वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें मिल सकता है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब मिलेगा, जब हम लोग कहेंगे कि ये अपोजिट ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ एक रिलेशन और आता है, डेल फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, या यहां से डेल्टा एक्स देखेंगे आप लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फाइव, लैम्डा बाई 2 पाई इंटू इवन मल्टीपल ऑफ फाइव। फेज डिफरेंस के लिए ये पाई कैंसिल आउट हो गया, ये 2n लैम्डा बाई 2, या n लैम्डा कह सकते हैं, या इसे कह सकते हैं ये इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। इसे ये पढ़ना भी ठीक रहेगा, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। यहाँ पर डेल्टा फाइव के बारे में यदि हम बात करें तो वही उसी रिलेशन से जो डेल्टा एक्स निकल करके आएगा, डेल्टा एक्स के लिए हम लोग लिख सकते हैं ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। तो पूरे टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं आगे वेव ऑप्टिक्स में, उनमें इंटरफेरेंस डोमिनेट करेगा। और इंटरफेरेंस आते ही ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, इनके मैक्सिमम होने वाला पोजीशन या पॉइंट या कंडीशन और मिनिमम होने वाला पोजीशन पॉइंट या कंडीशन इंपॉर्टेंट है। इंटरफेरेंस के दो कैटेगरी बना दिया, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव वर्ड जहां कुछ पॉजिटिव सेंस हो, मतलब कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे हैं, मीन्स क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, मीन्स A1 और A2 मिल करके A1 प्लस A2 हो जा रहा है। और डिस्ट्रक्टिव मतलब एक दूसरे को अपोज करना जैसा सेंस, A1 और A2 मिल करके A1 माइनस A2 हो गए कहीं, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इस पेज पे जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हमें ध्यान रखना है। यहाँ एक वेव देखिए, धागे वाला वेव, और मुझे ये सोच करके बताइए, धागा जो आंखों से दिख रहा है, यदि आप इस पॉइंट की बात करते हैं और इस पॉइंट की बात करते हैं, ये ए और ये बी और ये सी, ए और बी वाले पॉइंट को आप कैसा बिहेवियर देख रहे हैं, वहां वो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी रख रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी रखने वाले हैं।
ए वाला एसएचएम करते हुए एक्सट्रीम पे है, तो ये अब किधर आना चाहेगा, नीचे, और बी वाला एक्सट्रीम पे है, वो किधर जाना चाहेगा, इधर। तो ए और बी वाले जो वेव होंगे, ए और बी वाले जो पोजीशन पर पार्टिकल होंगे, उनके फेज के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। ये किस फेज में दिख रहे हैं, अपोजिट फेज में दिख रहे हैं। अच्छा, आपको ये तो पता ही है कि यहां से यहां तक जो होता है, ये एक वेवलेंथ होता है, और यहां से यहां यदि देखेंगे तो वो आधा वेवलेंथ होता है। तो ये जो है ए तक आने का रास्ता हुआ वेव का डिस्टरबेंस का x1, और बी तक जाने का रास्ते का लेंथ हुआ x2। तो x2 माइनस x1 को कहते हैं पाथ डिफरेंस, जो कि दिख रहा है λ/2। और उनका यदि मैं फेज डिफरेंस में कन्वर्जन करके देखता हूँ वैल्यू, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू λ/2, तो ये मिल करके कितने आ गए, पाई। और हम वैसे भी डायग्राम से देख रहे थे ए और बी वाले अपोजिट फेज में है, तो रास्ता कितना दूर चल करके आया है सोर्स से वेव, कितना दूर चल करके आया है सोर्स से वेव, उन पे डिपेंड कर रहा है। रास्ते के लंबाई में जो अंतर होता है उन पे डिपेंड कर रहा है फेज जो होंगे उनका डिफरेंस। और फेज डिफरेंस पाई का मतलब उन दोनों वेव में अपोजिट जाने वाली टेंडेंसी होगी। तो होगा क्या कि मान लो सोर्स है S1 और एक सोर्स है S2, और मान लो यहाँ पर हम हैं, तो दो वेव ऐसे एक जगह से चल करके पहुंच रहे हैं दोनों सोर्स से, और ये यहाँ पर एक साथ जब आए, तो एक साथ आए तो यहाँ पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या क्या हो सकता है, A1 प्लस माइनस A2, ये दो एक्सट्रीम हो सकते हैं, या यहाँ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा ये वेव का और दूसरे वेव का। तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस हमें दिख जाता है, x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2। और फिर हम देख लेते हैं डेल्टा फाई, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। यदि ये वाला डाटा पाई का इवन मल्टीपल आ गया, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब 2n पाई यदि आ गया तो, और 2n प्लस माइनस 1 पाई आ गया तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हम लोग फेज डिफरेंस की बात कर रहे हैं, उनमें ये रास्ता का जो मतलब है, रास्ते की लंबाई का इंपॉर्टेंस है, उसको देखें कि कहीं पर सुपरपोजिशन होगा, दो वेव आए हैं, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, इसके लिए तो हमारे पास मैथमेटिकल एक रिलेशन आ गया, a इक्वल्स टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos फाई। और यहाँ फाई क्या होगा, तो यदि S1 S2 एक जैसे फेज में शुरू में ऑसिलेट कर रहे हैं, तो रास्ते के लंबाई में अंतर होने के कारण उनमें फेज में डिफरेंस आएगा। उसको ढूंढने के लिए हमारे पास कौन सा रिलेशन है, उनको ढूंढने के लिए हमारे पास है ये रिलेशन, 5 स्टार रिलेशन, इसे कहते हैं कि पाथ, रास्ता का डिफरेंस दैट इज डेल्टा एक्स, उसको यदि मैं एंगल में कन्वर्ट करके देखता हूँ फेज के हिसाब से, कि पाई आ गया तो अपोजिट, और 2 पाई आ गया तो सेम फेज, 3 पाई आ गया तो अपोजिट, और 4 पाई आ गया तो सेम फेज, तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स से वो डेल्टा फाई हमें पता चल जाए। अब देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमारे सामने मान लो ये लाइट इनफाइनाइट से कहीं से आ रही है, एक खास तरह का वेवलेंथ वाला, और यहाँ सामने दो स्लिट हैं। कार्डबोर्ड ले लिया, कार्डबोर्ड ले लिया, तो कार्डबोर्ड के कारण क्या होगा, ऑब्स्टेकल, यहाँ दो उसमें स्लिट मौजूद है। तो होता क्या है कि कोई लाइट आ रही है,
तो लाइट रे के परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है इसे आप कहते हैं वेव फ्रंट। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, उसी तरह लाइट रे के परपेंडिकुलर जो एक प्लेन आप देखेंगे उसे वेव फ्रंट कहते हैं। तो इनफाइनाइट पे सोर्स हो तो ये प्लेन वेव फ्रंट यहाँ ये मौजूद है। और कहा जाता है कि इस वेव फ्रंट पे जो भी पॉइंट होता है ना, एक नया सोर्स होता है और वहां से डिस्टरबेंस हर एक डायरेक्शन में फॉरवर्ड आगे बढ़ता है। तो ध्यान से देखिए, तो जब ये वेव फ्रंट पहुंचा, मान लेते हैं ये वाला लाइन, ऐसा ही एक वेव फ्रंट जब इस कार्डबोर्ड पे पहुंचा तो इस कार्डबोर्ड के ये जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं, तो पॉइंट जितने नहीं दिख रहे हैं, यहाँ बहुत छोटा स्लिट है तो आप एक पॉइंट मान लो, यहाँ भी एक पॉइंट मान लो, और ये जो है नया सोर्स है ऐसा कहा गया। तो नया सोर्स है ऐसा कहा गया, तो यहाँ से फिर हर एक डायरेक्शन में वेव जाते हुए फील करो, यहाँ से भी हर एक डायरेक्शन में वेव जाते हुए फील करो। और सामने एक स्क्रीन ले लो, यदि सामने एक स्क्रीन ले लो तो ये सेंटर हो जाए स्क्रीन का, ये ऊपर d/2, ये d/2, दोनों सोर्स के बीच का डिस्टेंस S1 S2 के बीच का डिस्टेंस ये d/2 लिया है। अब जो सेंटर ऑफ स्क्रीन इसे कह लेंगे, S1 S2 के बीच वाले पॉइंट के सामने वाला पॉइंट स्क्रीन पर। अब वहां जो दो वेव आप आते देखोगे कोई भी, उनके रास्ते के बारे में सोचो, रास्ते का लंबाई एक जैसा है या अलग अलग? तो रास्ते की लंबाई तो लगभग एक जैसा दिख रहा है। आप ज्योमेट्री अप्लाई कर लो तो आरएचएस से दिख जाएगा कि दोनों ट्रायंगल जो है वो एक जैसा है। ये डी डिस्टेंस हो गया स्क्रीन का, कैपिटल डी स्लिट से, कार्डबोर्ड से। अब यदि ये लेंथ एक जैसे हैं तो यहाँ पाथ डिफरेंस कितना हो गया? 0। तो डेल फाई कितना हो जाएगा? 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, ये भी 0। तो cos फाई क्या हो गया? 1। ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो ये एक किसके बराबर हो जाएगा? ये 1 + a2। तो यहाँ पर इंटरफेरेंस जो है वो हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव। तो यहाँ पर ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होगी, इसलिए इसे B0 कह देते हैं, सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट। यदि वेव आया है, मतलब लाइट आई कार्डबोर्ड, और कार्डबोर्ड पे जो दो स्लिट है, दो छेद है, वो नए सोर्स जैसा बिहेव करेगा। इनको कोहेरेंट सोर्स कहते हैं, क्योंकि ये एक ही सोर्स के दो टुकड़े करके दो सोर्स बनाए गए, वेव फ्रंट के दो टुकड़े करके। और वेव फ्रंट ऐसे पॉइंट के लोकस होते हैं जहां ऑसिलेशन सेम फेज में हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन हो एम वेव के लिए, चाहे पार्ट फील्ड का ऑसिलेशन हो मैकेनिकल वेव के लिए, वो एक फेज में। तो वेव फ्रंट को बांट के ये S1 S2 दो सोर्स बनाए गए, तो वो शुरू में सेम फेज वाले पॉइंट्स है S1 S2। रास्ते के लंबाई जो सेंट्रल स्क्रीन के सेंटर पॉइंट तक आया वो रास्ता भी एक जैसा है, तो वहां पर उस पाथ के कारण कोई डिफरेंस आया नहीं। पाथ डिफरेंस 0, तो फेज डिफरेंस 0, cos 0 1, तो यहाँ हो गया ए रिजल्टेंट मैक्सिमम A1 + A2। यदि A1 A2 एक जैसे हो तो वो 2 A1 कह लेंगे। YDSC में देखा ये गया कि स्क्रीन पे कुछ जैसे ये B0 है ना, उसी तरह यहाँ ब्राइट 1 बनेगा, ब्राइट 2 बनेगा, ब्राइट 3 बनेगा, ब्राइट 1 डैश, ब्राइट 2 डैश, ब्राइट 3 डैश, और बीच बीच में डार्क 1, डार्क 2, डार्क 3, डार्क 1 डैश, डार्क 2 डैश, डार्क 3 डैश। ऐसे पॉइंट्स हैं स्क्रीन पे कुछ जहां ब्राइटनेस बहुत ज्यादा दिख
रहा है, और ऐसे पॉइंट दिखते हैं स्क्रीन पे जहां ब्राइटनेस बहुत कम, मतलब डार्कनेस है। अब यदि हमसे ये कहा जाए कि बताओ पहला ब्राइट कहाँ बनेगा, बताओ दूसरा ब्राइट कहाँ बनेगा, बताओ डार्क कहाँ बनेगा, तो रास्ता क्या होना चाहिए? तो रास्ता, कंसेप्ट तो एक ही है कि कोई भी रैंडम पॉइंट ले स्क्रीन पर, वहां S1 S2 से वेव लाए, उनके रास्ते के लंबाई का अंतर देखें। यदि रास्ते के लंबाई का अंतर डेल्टा एक्स लैम्डा बाई 2 का इवन मल्टीपल आ जाए, तो इसका मतलब वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वो पॉइंट ब्राइट स्पॉट बनेगा। और जहां रास्ते की लंबाई का अंतर लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल होगा, वहां डार्क स्पॉट बनेगा। चेक करते हैं जनरल पॉइंट। यदि हमने सोर्स S1 S2 कैसे बना वो आपको याद है, इसी सोर्स के वेव फ्रंट से दो टुकड़े करके हमने बनाया S1 S2 दो सोर्स, ये स्क्रीन ले लिया और यहाँ एक नोड, अब रास्ते की लंबाई में यदि मैं बात करूं, क्या दोनों रास्ता एक जैसा है? कैसे पता चलेगा? बाद वाले साइड के बराबर सर आवाज नहीं आ रही। बाद वाले X1 और X2 में X2 की लंबाई कुछ ज्यादा दिख रही है, और कितनी ज्यादा? तो ये लेंथ तो हम लोगों ने एक परंपरा बना ली है कि स्मॉल डी से शो करते हैं, और ये D/2 ऊपर नीचे ही आता है। ध्यान दीजिएगा, ये कैपिटल डी जो लेते हैं ना स्क्रीन, काफी दूर लेते हैं स्लिट के रेस्पेक्ट में। S1 S2 के बीच का जो डिस्टेंस है उसके रेस्पेक्ट में ये कैपिटल डी बहुत दूर लेते हैं। अब गौर करिए कि ये जो बहुत दूर है, चूंकि स्क्रीन पी पॉइंट बहुत दूर है S1 S2 से, तो यहां भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे तो यहां से भी एंगल ये थीटा ही बनेगा, और ये थीटा होगा तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, और ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो डेल्टा एक्स का जो वैल्यू है ये निकल के चला आएगा डी साइन थीटा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा आप देखिएगा दिख जाएगा डेल्टा एक्स बाई डी। तो ये पी पॉइंट का पाथ डिफरेंस हमें दिखने लगा, ये जो x2 माइनस x1 आता, ये कितना दिख रहा है? डी साइन थीटा। और यदि ये थीटा बहुत छोटा हुआ तो डी थीटा, यदि ऐसा हुआ तो डी टेन थीटा, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। और यदि देखो ध्यान से, ये वाई डिस्टेंस सेंटर से देख रहा हूं मैं पी पॉइंट के लिए, टेन थीटा देखो क्या लिख सकते हो? वाई बाई डी। तो हमें डेल्टा एक्स का एक वैल्यू पता चल गया पी पॉइंट पर, क्या? डी वाई बाई डी। अब ऐसे वो सारे पी पॉइंट जहां डेल्टा एक्स इवन मल्टीपल हो पाथ डिफरेंस के लिए। तो अब यदि मैं बात करता हूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, यहां से हमें y का वैल्यू दिख जाता है टी लैम्डा बाई स्मॉल डी के साथ n, और प्लस माइनस इसलिए क्योंकि जैसे ऊपर आप जाते हो वैसे ही नीचे भी जा सकते हो। तो ब्राइट वाले पोजीशंस हमें दिखने लगे, y सेंटर से ब्राइट
कौन कौन सा पॉइंट होगा? तो सेंटर से ब्राइट वाला आप एक तो 0 देख सकते हैं, प्लस माइनस डी लेमडा बाई डी, प्लस माइनस 2d लेमडा बाई डी, प्लस माइनस 3d लेमडा बाई डी, एन के वैल्यू रखते जा रहे हैं, प्लस माइनस 4d लेमडा बाई डी। और इसी तरह ऑड मल्टीपल वाली कहानी बनेगी। सिमिलरली y डार्क का पोजीशन आ जाएगा, हर एक ब्राइट के बीच, मतलब इन दोनों का एवरेज कर लेंगे तो d लेमडा बाई 2d प्लस माइनस के साथ, प्लस माइनस 3d लेमडा बाई 2d, प्लस माइनस 5d लेमडा बाई 2d, प्लस माइनस 7d लेमडा बाई 2d। ये वो सारे पॉइंट हो गए जहां डार्क हमें मिलने वाला है पॉइंट्स, पोजीशन। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब कार्डबोर्ड से रोका गया लाइट को और सामने एक स्क्रीन लगाई गई, तो स्क्रीन पे कुछ पॉइंट्स ऐसे मिले जहां ब्राइट स्पॉट दिख रहा है, कुछ पॉइंट ऐसे मिले जहां डार्क स्पॉट दिख रहा है। तो इस इवेंट को कहा गया कि यहाँ क्या हुआ है कि दो सोर्स S1 S2 जो कोहेरेंट है, मतलब जिनकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी है, वेवलेंथ एक जैसा है, जो सेम फेज में है, या जिनमें जो फेज डिफरेंस है वो टाइम के साथ नहीं बदल रहा है, तो उन्हें कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। कोहेरेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट दो सोर्स कभी कोहेरेंट नहीं होते। एक ही सोर्स के दो टुकड़े, चाहे मिरर इमेज बना के, चाहे जैसे भी करके दो सोर्स आप बनाते हो, एक ही सोर्स से जब दो सोर्स डिराइव किए गए होते हैं तो वो कोहेरेंट सोर्स होते हैं। तो कोहेरेंट सोर्सेस से आने वाली रेस जब इंटरफेयर करता है, इंटरफेरेंस होता है उनमें, तो स्पेस के कुछ पॉइंट्स पे एनर्जी बढ़ जाती है, कुछ पॉइंट्स पे एनर्जी घट जाती है। तो एनर्जी का जो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस इवेंट को कहते हैं इंटरफेरेंस। जहां बढ़ गया एनर्जी उस पॉइंट को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला पॉइंट कहते हैं, जहां बहुत घट गया, मिनिमम हो गया एनर्जी, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले पॉइंट्स कहलाते हैं। तो YTSC में उनके पोजीशन पूछे जाते हैं कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पे पहला ब्राइट बनेगा। सेंटर पे तो ब्राइट है ही, तो d लेमडा बाई d डिस्टेंस पे। दूसरा कितने डिस्टेंस पे, 2d लेमडा बाई d डिस्टेंस पे। तीसरा कितने डिस्टेंस पे, 3d लेमडा बाई d डिस्टेंस पे। कहाँ बनेगा, तो d लेमडा बाई 2d डिस्टेंस पे। दो ब्राइट के बीच में डार्क बनता है, हर एक दो ब्राइट के बीच वाला पोजीशन डार्क का पोजीशन होता है। अब यहाँ एक पॉइंट होता है, जैसे कल्पना करिए कि एक स्ट्रीट में इस लैंप पोस्ट लगे हुए हैं और आपने हेलीकॉप्टर से उस स्ट्रीट का, रोड का फोटोग्राफ लिया। तो रोड पे कुछ जगह पैच दिख रहे हैं ब्राइट, कुछ जगह डार्क। तो ऐसा लगेगा जैसे दो डार्क के बीच में ब्राइट का बिखराव है, या दो ब्राइट के बीच में डार्क का बिखराव है। तो वैसा ही ये स्क्रीन हो गया, स्क्रीन पे ब्राइट डार्क के पॉइंट्स हैं। अब यदि हमें ये देखना है कि पहला वाला ब्राइट कितने दूर में बिखरा हुआ है, तो दो डार्क के बीच में पहला वाला ब्राइट बिखरा हुआ है। दूसरा वाला ब्राइट कहाँ बिखरा हुआ है, तो दूसरे और तीसरे नंबर के डार्क के बीच में दूसरा वाला ब्राइट बिखरा हुआ है। ऐसे यदि बात करें तो यहाँ एक टर्म आ जाता है फ्रिंज विड्थ। दो ब्राइट के बीच का डिस्टेंस या दो डार्क के बीच का डिस्टेंस को फ्रिंज विड्थ कह देते हैं। गौर करिए, तो एक टर्म यहाँ आ जाता है क्या, फ्रिंज विड्थ। तो पहले तो ये हम डिसाइड कर लें कि ब्राइट डार्क का पोजीशन कैसे ढूंढा गया। तो हमसे यही पूछ देगा कि पहला, तीसरा कहाँ बनेगा, चौथा कहाँ बनेगा, और फिर पूछ देगा फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ क्या होगा, कोई भी दो ले लो, या तो डार्क, उनके बीच का डिफरेंस देखो, या कोई ब्राइट ले लो, उनके बीच का डिफरेंस देखो। कोई भी दो ब्राइट ले लो, उनके बीच का डिफरेंस देखो, या कोई भी डार्क ले लो, उनके बीच का डिफरेंस देखो। वो जो डिफरेंस आता है वो कितना आता है, ये इसे हम कह देते हैं बीटा। ये आता है d लैम्डा बाई d, और इसके लिए टर्म यूज करते हैं फ्रिंज विड्थ। मैं पेज चेंज कर देता हूँ। आपको मैंने एक नया टर्म दे दिया। नया टर्म क्या दे दिया, ये S1 S2 दो सोर्स हैं, एक ही वेव फ्रंट के हैं, मतलब एक ही वेव फ्रंट के
होने के कारण हम कहेंगे कि सेम फेज में था S1 S2, और स्क्रीन जो सामने रखा था बहुत दूर था, तो S1 S2 के बीच के डिस्टेंस के कंपैरिजन में इस स्क्रीन पे सेंटर में ब्राइट बनेगा, डार्क 1, ब्राइट 1, डार्क 2, ब्राइट 2, डार्क 3, ऐसे ही डार्क 1, ब्राइट 1, डार्क 2, ब्राइट 2, डार्क 3, ये स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। और खास बात क्या है, यहाँ एक टर्म आ गया कितना हम लोगों ने कहा जब हम बात करेंगे पहला डार्क, पहला ब्राइट, तो ये बीटा डिस्टेंस है, तीसरा ब्राइट, टू बीटा डिस्टेंस है, ऐसे ही तीसरा। सर आवाज नहीं आ रही सर। यदि हमने फ्रिंज विड्थ को कह दिया डी लैम्डा बाई डी, अब हमें वाई ब्राइट देखना है, तो वाई ब्राइट कैसे लिखते थे, 0 प्लस माइनस डी लैम्डा बाई डी प्लस माइनस 2 डी लैम्डा बाई डी प्लस माइनस 3 डी लैम्डा बाई डी, ऐसे चलता था ना। तो उसके बदले अब वाई ब्राइट को ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 प्लस माइनस 1 बीटा प्लस माइनस 2 बीटा प्लस माइनस 3 बीटा प्लस माइनस 4 बीटा, ये वो पोजीशन हो गए जहां ब्राइट मिलेगा। इसी तरह डार्क का पोजीशन भी दिख जाएगा आपको, बीटा बाई 2, 3 बीटा बाई 2 प्लस माइनस के साथ 5 बीटा बाई 2, 7 बीटा बाई 2, ऐसे आपको दिख सकता है डार्क का पोजीशन। तो आपसे केवल ये बीटा का ध्यान रख सकते हैं, तो वो ब्राइट के और डार्क के पोजीशन दिख जाएगा आपको, और यही पूछ देगा कि बताओ YDSC में तीसरा डार्क कितने डिस्टेंस पे बनेगा। तो एक तो हो गया तीसरा डार्क, तो पहला डार्क बना बीटा बाई 2, अगला ऑड मल्टीपल कर 3 बीटा बाई 2, उसका अगला 5 बीटा बाई 2, तो तीसरा डार्क बनेगा 5 बीटा बाई 2 डिस्टेंस पे सेंटर से। अब यहाँ एक और टर्म आ जाता है, तो पहले तो इसे देख लो, इसको सेट कर लो दिमाग में कि फ्रिंज का विड्थ का मतलब हुआ कि वो जो ब्राइट बिखरा होगा उसकी चौड़ाई स्क्रीन पे। तो कोई भी ब्राइट देखेंगे वो एक जैसा विड्थ वाला होगा। दो ब्राइट डार्क के बीच में, डार्क स्पॉट के बीच में ब्राइट बिखरा है, या दो ब्राइट स्पॉट के बीच में डार्क बिखरा है, ऐसे हम लोग मान के चलते हैं, और उनके बीच विड्थ जो है वो एक जैसा है, डी लैम्डा बाई डी। फिर पोजीशंस हमें दिख रहे सारे, और यहाँ एक टर्म आ जाता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ये कह देते हैं बीटा बाई डी को, ये होता है लैम्डा बाई स्मॉल डी, लैम्डा बाई स्मॉल डी। तो ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी फॉर्मूले के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी ध्यान रखना है। कितने एंगल में बिखरा हुआ है कोई भी ब्राइट या कोई भी डार्क। अब यहाँ इस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ कैपिटल डी पर डिपेंड नहीं करता, वो लैम्डा बाई डी वैल्यू होता है। एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ do not depends on D, capital D. Distance between screen and slit depends on capital D. मतलब स्क्रीन को यदि खींच करके दूर ले जाओगे, उससे ये जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ होगा, जो वैल्यू, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन फ्रिंज विड्थ के बारे में देखना, कैपिटल डी यदि आप बड़ा कर देते हो, कैपिटल डी को बढ़ाते हो, तो बीटा बढ़ेगा। बीटा बढ़ेगा मतलब वो जो पैच बने हैं ब्राइट डार्क वाले, हर एक की चौड़ाई बढ़ेगी, हर एक की चौड़ाई बढ़ेगी, मतलब सेंटर वाला ब्राइट तो सेंटर पे ही रहेगा, उसकी विड्थ बढ़ जाएगी। तो स्क्रीन पर जो टोटल नंबर ऑफ ब्राइट डार्क होंगे वो थोड़े से कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सारा फैल गया, चौड़ाई बढ़ गई, सारे वो जो बन रहा था ब्राइट डार्क स्पॉट उसका। क्यों? क्योंकि आपने कैपिटल डी को बड़ा कर दिया। तो कैपिटल डी के बड़ा करने का क्या असर होगा, लैम्डा के बड़ा करने का क्या असर होगा, स्मॉल डी के बड़ा करने का क्या असर होगा,
कार्डबोर्ड दूसरा ले लेते हैं जिसमें S1 S2 के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी के बदले ट्वाइस स्मॉल डी है, मतलब बड़ा कर दिया डी को, स्मॉल डी को, तो उससे फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा, छोटा, मतलब सिकुड़ जाएंगे स्पॉट। तो ब्राइट डार्क सारे सिकुड़ गए, नजदीक आ गए, मतलब चौड़ाई कम हो गई सबकी। तो स्क्रीन जो आपके सामने है उसके ऊपर नंबर ऑफ जो फ्रिंज पैटर्न्स मौजूद होंगे वो बढ़ जाएंगे, बदल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं, कहाँ बनेगा, कहाँ कौन से पोजीशन पे कौन सा ब्राइट बनेगा। फिर पूछा जाता है कि यदि स्मॉल डी को बदल दिया तो क्या असर पड़ेगा फ्रिंज के नंबर पे, स्क्रीन पे, फ्रिंज की चौड़ाई जो है, फ्रिंज की विड्थ जो है उस पे, एंगुलर फ्रिंज विड्थ है उस पे। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि पूरा एपरेटस को हम डुबो देते हैं पानी में, तो लेमडा के बदले वहां हो जाएगा लेमडा बाय म्यू तो बीटा के बदले वहां हो जाएगा बीटा डैश इक्वल्स टू बीटा बाय म्यू। क्यों? क्योंकि कैपिटल डी स्मॉल डी को आपने नहीं बदला, लेकिन यदि मीडियम बदल गया तो लेमडा तो बदल जाता है, इसीलिए लेमडा मीडियम डेंसर हो गया तो लेमडा कम हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी वेव की, वेवलेंथ कम हो जाएगा। कम करने का मतलब जो भी मीडियम का म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उससे आप डिवाइड कर देते हैं। तो लेमडा बाय म्यू होने के कारण बीटा भी क्या हो जाएगा, बीटा डैश बीटा बाय म्यू हो जाएगा। एंगुलर फ्रिंज विड्थ वो भी 1 बाय म्यू टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ ब्राइट बनेगा, कहाँ डार्क बनेगा, उन पर असर क्या पड़ेगा यदि मैं कैपिटल डी को बदलूं, स्मॉल डी को बदलूं, लेमडा को बदलूं। बी नॉट पोजीशन जो है वो सेंटर पे है स्क्रीन के, उसके ऊपर वही डार्क ब्राइट, नीचे भी डार्क ब्राइट। आप जब बीटा को बढ़ाओगे तो सारे पैच की चौड़ाई बढ़ेगी, सेंटर वाले की भी चौड़ाई बढ़ेगी। सेंटर और चौड़ाई जो बढ़ाएगा वो सिमेट्रिकल, जितना ऊपर बढ़ेगा उतना ही नीचे। D1 B1 D2 B2 सारे ऊपर वाले ऊपर धकेल दिए जाएंगे, नीचे वाले नीचे धकेल दिए जाएंगे। यदि विड्थ बढ़ा रहे हैं आप तो सिमेट्रिकली बढ़ेगा। और एंगुलर फ्रिंज विड्थ की यदि मैं बात करता हूं तो वो कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं करता है, इस पॉइंट का ध्यान रखिए। मतलब अपना जो सारा क्वेश्चन है वो YDSE का वो इसी फॉर्मूले के आसपास चलने वाला है। यहाँ गौर करिए, जब आपके सामने आ रहा है S1 S2 और आप कह रहे हैं कि सामने स्क्रीन है, तो आपने ये भी डिसाइड कर लिया है कि ये ब्राइट होगा, और बीच में यदि ब्राइट होगा तो यहाँ जहां पर ये डार्क 1 और नीचे डार्क 1 डैश दिख रहा है, वहां से वहां तक ये जो है, ये एंगल जो है, यही एंगुलर फ्रिंज विड्थ कहलाएगा। ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ, इसका वैल्यू कैसे देखेंगे आप? तो याद करिए, ये क्या था, d लैम्डा बाय 2, और यहाँ भी ये कितना डिस्टेंस था, d लैम्डा बाय 2। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये यहाँ पर यदि मैं ये थीटा कर लेता हूँ तो थीटा किसके बराबर हो जाता है, यहाँ से होगा r। एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, तो मतलब ब्राइट कितने दूर में बिखरा होगा, तो दो डार्क के बीच में। तो उसकी जो विड्थ है एंगल के रेस्पेक्ट में, जहां S1 S2 के बीच से यदि हम देखें तो उसके लिए टर्म ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ आपको बताया गया है। ऐसे किसी भी ब्राइट की बात कर सकते हैं, जैसे डार्क 1 है और डार्क 2 होगा, उसके बीच में कौन बिखरा होगा, ब्राइट 1। तो ब्राइट 1 का भी जो एंगल आप सोचेंगे ना, तो ये एंगल वही थीटा होगा, लैम्डा बाय डी स्मॉल डी। तो ध्यान रखिए ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ का क्या मीनिंग है। यहाँ इंटेंसिटी की जब बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा S1 S2, तो यदि इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एम्पलीट्यूड है
ए, यहाँ एम्पलीट्यूड है ए, ये ब्राइट 1, डार्क 1, ब्राइट 1, ये सेंट्रल ब्राइट था, ब्राइट नॉट, बी नॉट, डार्क 1 डैश, ब्राइट 1 डैश। तो जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहां एम्पलीट्यूड 2a हो जाएगा, और जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहां a1 माइनस a2 a माइनस a0 हो जाएगा, 2a फिर ऐसे ही 0। ये आप देखिएगा, यदि S1 S2 की इंटेंसिटी एक जैसी है, एक जैसा विड्थ है स्लिट का, एक जैसा यदि है स्लिट S1 S2, दोनों के एम्पलीट्यूड जो भी होंगे A1 A2 लाइट की वहां पर एक जैसी मानी जाएगी, क्योंकि इंटेंसिटी एक जैसी स्लिट्स पे आ रही है लाइट की। अब एम्पलीट्यूड एक जैसा है तो जहां सुपर पोजिशन हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है कंस्ट्रक्टिव, वहां एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट A1 प्लस A2 दैट इज A प्लस A दैट इज 2A हो जाएगा। और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के किसके प्रोपोर्शनल होता है? स्क्वायर के। यदि ये दोनों I और I एक जैसा इंटेंसिटी है तो यहाँ ब्राइट पे कितना हो जाएगा? 4I, और डार्क जहां पर होगा उस पॉइंट पे 0, 4I, ऐसे ही 0, 4I, ऐसे ही फिर 0, फिर 4I। ये इंटेंसिटी के बारे में सोच रहे हैं हम लोग। तो जनरली S1 S2 का एक जैसा होता है एम्पलीट्यूड A और A। यदि एम्पलीट्यूड A और A नहीं होकर के A और 2A होगा तो जहां ब्राइट है वहां 3A हो जाएगा एम्पलीट्यूड, जहां डार्क है वहां 2A माइनस A दैट इज A हो जाएगा एम्पलीट्यूड। तो आप S1 S2 का एम्पलीट्यूड यदि देख लेते हैं A और A, उनको लेकर के चलते हैं और उसको यूज करके देखते हैं ब्राइट का एम्पलीट्यूड, डार्क का एम्पलीट्यूड। तो यहाँ एक ग्राफ आप बना सकते हैं S1 S2 को लेकर के, कि स्क्रीन पर, ये स्क्रीन पर ब्राइट डार्क होगा ना, ये इंटेंसिटी ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट, मतलब B0, B1, B1, D2, D2 ऐसे स्क्रीन पे दिखने लगेगा, D1 डैश, D1 डैश, D2 डैश। मतलब इंटेंसिटी को हम यदि देखना चाहते हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो जहां जहां ब्राइट है वहां वहां ज्यादा, और धीरे धीरे ये कम होकर के जहां जहां डार्क है वहां वहां फिर 0। तो ये अचानक जो है इंटेंसिटी 4I से तो 0 हो नहीं जा रहा। यदि ये I और I कहते और यहाँ इंटेंसिटी 4I कहते तो उसके बगल में यहाँ 0 हो रहा है, तो ये धीरे धीरे 0 हो रहा है इंटेंसिटी, देखिएगा। तो कोई यदि ये कह दे कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है बीटा बाई, कोई ये कह दे कि बताओ कि बीटा बाई 4 डिस्टेंस पर कितना है इंटेंसिटी का वैल्यू। तो इस तरह के केसेस के लिए भी सोचने का कुछ रास्ता होगा, उस पर हम लोग विचार करेंगे। फिलहाल तो हमें ये दिखने लगा कि ब्राइट डार्क स्पॉट स्क्रीन पे बनता है YDSC में, और ये एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं एक तरह का वेवलेंथ लेके, मोनोक्रोमेटिक लाइट उसे कहते हैं। और ध्यान रखिएगा कि ये इंटरफेरेंस का सस्टेन्ड इंटरफेरेंस स्क्रीन पे तभी मिलता है जब सोर्स S1 S2 एक ही सोर्स से डिराइव किए गए, किसी भी ना किसी तरह से। अलग अलग दो सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं होते, और कोहेरेंट सोर्स कहते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, जिनमें फेज डिफरेंस जो भी हो वो टाइम के साथ फिक्स बना रहे, या तो 0 रहे फेज डिफरेंस। तो एक ही वेव फ्रंट को बांटकर दो सोर्स बनाते हैं, तो S1 S2 कहलाता है सेम फेज वाला सोर्स। इंटेंसिटी की कहानी कैसे सोचा जाए स्क्रीन पे? तो स्क्रीन पे इंटेंसिटी की बात यदि आप करते हैं, मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, और क्या। तो किसी भी डिस्टेंस पर, y डिस्टेंस पर, मान लो यहां मैं आकर के देखना चाहता हूं, ये एक P पॉइंट है, ये S1 S2 हो गया, कि इंटेंसिटी कितनी होगी। तो ये वेव आया, ये वेव आया, और यहाँ पर फेज डिफरेंस हमने देखे, याद करिए, डेल्टा x पहले देखा, d sin थीटा, ये थीटा ले लिया था, तो और कन्वर्ट होते हो गए
डी टेन थीटा हो गया, डी वाई बाई डी हो गया, डेल्टा फाइव भी पता चल गया, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स डी वाई बाई डी। यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाता है, 2 पाई वाई बाई डी लैम्डा बाई डी, तो डेल्टा फाइव दिखने लगता है 2 पाई वाई बाई बीटा। और ध्यान दीजिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ए रिजल्टेंट कैसे लिखा करते थे, ए रिजल्टेंट लिखा करते थे ए रिजल्टेंट स्क्वायर या ए रिजल्टेंट स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos फाइव। यहाँ यदि a1 a2 के बदले दोनों a है, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस a इंटू cos फाइव, ट्वाइस a स्क्वायर कॉमन ले लें, 1 प्लस cos फाइव, 1 प्लस cos फाइव ट्वाइस a स्क्वायर 2 cos स्क्वायर 5/2। यहाँ देखिएगा ए रिजल्टेंट का ये स्क्वायर है और ये 4a स्क्वायर है, cos स्क्वायर 5/2 1/2 और 5 के बदले लिख रहे हैं 2 पाई वाई बाई बीटा, तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई वाई बाई बीटा आ जाएगा। ए रिजल्टेंट हो गया का स्क्वायर, वो इंटेंसिटी रिजल्टेंट 4 टाइम्स इंटेंसिटी जो एक है, और cos स्क्वायर पाई वाई बाई बीटा। तो ये बीटा के फॉर्मेट में रिजल्ट आपके सामने आ जाता है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी वाई डिस्टेंस पे कितना होगा, तो सेंटर पे कितना होता था, तो सेंटर पे 4i होता था। यदि यहाँ i और i रहा होगा तो a और a है तो वहां 2a हो गया, 2a हो गया तो 4i हो गया। तो जैसे जैसे y आप आगे बढ़ते हैं ये 4i से बदल करके 4i cos स्क्वायर पाई वाई बाई बीटा होता जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये रिजल्टेंट, यहाँ ब्रैकेट वाला फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर यूज करके। तो रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी होगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगा वो 4i टाइम्स cos स्क्वायर पाई बाई बाई बीटा के बराबर होगा। ये फॉर्मूले की तरह यदि आप ध्यान रखते हैं तो इंटेंसिटी के रिलेटेड जो क्वेश्चंस होता है वो आपको कि बताओ सेंटर पे 4i है तो कितना दूर जाएंगे कि 2i हो जाएगा इंटेंसिटी, कितना दूर जाएंगे कि 0 हो जाएगा इंटेंसिटी। 4i से 3i 2i i होते हुए 0 तो होगा, डार्क 1 मिलेगा, फिर 0 से बढ़ना शुरू करेगा, 0 से बढ़ना शुरू करेगा तो i 2i 3i 4i, y जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं मतलब वहां ब्राइट 1 आ गया। तो ये y के साथ रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक रिलेशन दिखने लगा, I रिजल्टेंट इक्वल्स टू I मैक्सिमम ऑन स्क्रीन इनटू cos स्क्वायर पाई बाई बाई बीटा, cos स्क्वायर पाई बाई बाई बीटा। ये फॉर्मूले की तरह यूज कर लीजिएगा, I रिजल्टेंट इक्वल्स टू 4i cos स्क्वायर पाई बाई बाई बीटा। एक काम करते हैं, यहाँ चेक करके देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है कि ये S1 S2 ये एक जैसा वेवलेंथ वेव फ्रंट बांट करके अपने ये बनाया है, इंटेंसिटी ये i सेंट्रल ब्राइट पे ये हो जाएगा 4i, कितना ऊपर मैं चलूं मिनिमम कि यहाँ पर हमें इंटेंसिटी जो है वो 2i मिले, तो 2i हाँ तो कैसे लिखेंगे, 2i इक्वल्स टू लिखेंगे I रिजल्टेंट लिखेंगे 4i cos स्क्वायर पाई वाई बाई बीटा, 4i cos स्क्वायर पाई वाई बाई बीटा, ये 1/√2 हो जाएगा cos पाई बाई बीटा, और यहाँ से 1/√2 मतलब पाई बाई 4 पाई बाई बीटा। सॉल्व कर लीजिए, y इक्वल्स टू हो गया बीटा बाई 4, बीटा क्या लिखते थे डी लैम्डा बाई डी, तो y का वैल्यू आ जाएगा डी लैम्डा बाई 4d या बीटा बाई 4। क्या ये रास्ता समझ में आ गया सबके? यस सर। ठीक, यस सर। तो इस तरफ हम लोग इंटेंसिटी के बारे में बात कर लेंगे कि कहाँ इंटेंसिटी
कितना है या कितना दूर ऊपर जाएंगे तो इंटेंसिटी क्या होगा। और ये बदलता रहता है। वाई, ये मैंने क्या कहा, मिनिमम। ये जब आप ब्राइट 1 देखेंगे तो ब्राइट 1 से भी जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे इतना ही डिस्टेंस बीटा बाय 4, तो वहां फिर से यही मिलेगा इंटेंसिटी 2i के बराबर। जहां बीटा 1 होगा, जहां ब्राइट 1 होगा, वहां पर तो 4i इंटेंसिटी होगा, और उससे जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे फिर कम होगा। ऊपर चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, इतना ही। तो वहां इंटेंसिटी को हम देखते हैं। ये अगले लेक्चर में सैटरडे सैटरडे फिर जो अपनी क्लास रहेगी उसमें फिर आगे यहाँ कंटिन्यू करते हैं। स्लिट के सामने में ऑब्स्टेकल रख के। हाँ, बताइए सर वो आपने एक लास्ट टॉपिक रह गया था रे ऑप्टिक्स में, वो प्लेन मिरर के ऊपर और नंबर ऑफ इमेजेस वाला भी रह गया था वो सर। ठीक है, उसको उसका मैं नोट शेयर कर देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। और फिर किसी दिन टाइम रहेगा ना तो मैं बता भी दूंगा, आप एक्सरसाइज ट्राई करके देख सकते हैं। ओके सर। थैंक यू। ओके सर।